न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यहाँ क्यों हो रहा है? और यहाँ हर साल पेपर लीक होता है। क्यों होता है? कभी इंजीनियरिंग, कभी मेडिकल, कभी क्लैट, कभी यहाँ कभी वहाँ। जानते हैं क्यों? पेपर लीक करना ये कोई अपराध ही नहीं है, सेंट्रल लेवल पे कोई अपराध ही नहीं है। पेपर लीक पे धारा केवल लगती है, फोर्जरी की धारा लगती है, डॉक्यूमेंट फोर्जरी की धारा लगती है। डॉक्यूमेंट फोर्जरी कोई सीरियस क्राइम ही नहीं है। जिसने पेपर लीक किया, सोचिए उसने, उसके घर में खुद ही 5 लोग डॉक्टर बन चुके हैं। वो क्या इलाज कराते हो? और क्या इलाज करेगा, क्या इलाज करवाएगा? सरकारी नौकरी जाएगा, खामखा वो पूरी वेतन लेता रहेगा। और प्राइवेट में जाएगा तो दाहिने पैर का ऑपरेशन या बाएं पैर का ऑपरेशन कर देगा, पेट में कैंची छोड़ देगा, कुछ और कर देगा। आज तक आप बताओ कि किसी एक पेपर लीक करने वाले को कभी आजीवन कारावास हुआ है? किसी एक पेपर लीक करने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई है। आप लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई वो भी अपने आप में मर्डर के समान है। डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार तो भरोसा सिस्टम से हट जाता है, लोग दोबारा इससे बाहर आ जाते हैं। बोला अब इंजीनियरिंग नहीं बनना, अब मुझे मेडिकल में नहीं जाना। अब ऐसा क्या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का, बंगाल बोर्ड का, बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये पूरी इंडस्ट्री फल फूल क्यों रही है? उन्होंने हाईजैक कर लिया। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया है कि जिस देश में शिक्षा मुफ्त थी उस देश में एजुकेशन लोन चल रहा है। लोन लेके कोचिंग कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना कोचिंग के बच्चा जाएगा नहीं। केवल पेपर लीक नहीं हुआ है, लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। लाखों छात्रों की मेहनत के ऊपर कुछ दरिंदे, जिनका जुर्म किसी कातिल से कम नहीं है, उनकी वजह से मेहनत बर्बाद हो गई। कई बच्चे सुसाइड करने लग गए और हमारा सड़ा गला सिस्टम, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार पता नहीं कौन से नशे में सोई पड़ी हुई है। कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं घटी है इस देश के अंदर। और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इस विभीषिका से, ये जो जुर्म हो रहा है बच्चों के ऊपर, उससे निजात पाने का कोई तरीका है या नहीं है। हमारे साथ इस वक्त देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े कष्ट के साथ आज आपको हमने बुलाया है कि ये जो पेपर लीक का जो मसला है, ये आखिर होता क्यों है, और अगर हो रहा है तो ये बच क्यों जाते हैं? मनीष जी, 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 1 साल के लिए बर्बाद हो गया। कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी कर लिया। ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ है, मेडिकल का पेपर लीक हुआ है, बैंक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, रेलवे एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, SSC का पेपर लीक हुआ है, क्लैट का पेपर लीक हुआ, जिसके जरिए अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका भी पेपर लीक हुआ है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर बनने के लिए TET बोलते हैं, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। वो भी 2-2, 3-3 लाख रुपए में बिकता रहता है। मैंने इस पर जब स्टडी किया तो पता चला चीन में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, सिंगापुर में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जापान में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, अमेरिका में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, रूस में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यहाँ क्यों हो रहा है? और यहाँ हर साल पेपर लीक होता है। क्यों होता है? कभी इंजीनियरिंग, कभी मेडिकल, कभी क्लैट, कभी यहाँ कभी वहाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पेपर लीक करना ये कोई अपराध ही नहीं है, सेंट्रल लेवल पे कोई अपराध ही नहीं है। कुछ राज्यों ने नकल के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन नकल अलग चीज है और पेपर लीक करना अलग चीज है। 10वीं 12वीं के बच्चों को वहाँ पे नकल करा देना एक अलग चीज होती है, लेकिन सीधे सीधे एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक करा के 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करना अलग चीज है। दुनिया के कई देशों में पेपर लीक करना, एग्जाम में छेड़छाड़ करना, एग्जाम में बाधा पहुंचाना, किसी भी तरीके से इस तरीके की जो अपराध है उसको जघन्य अपराध, हीनस क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, कनाडा ने किया है, सिंगापुर ने किया है, जापान ने किया है, चीन ने किया हुआ है। हमारे देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग पहले पकड़े भी गए, सबको बेल वेल भी मिल गया, सब बाहर चले गए। क्या उसके ऊपर कानून के हिसाब से कौन कौन सी धाराएं लगती है और क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है? कानून तो इतना सड़ा हुआ है कि पेपर लीक पे धारा केवल लगती है आपके, जो है वो फोर्जरी की धारा लगती है, डॉक्यूमेंट फोर्जरी की धारा लगती है। डॉक्यूमेंट फोर्जरी कोई सीरियस क्राइम ही नहीं है। उसको तो आज आप डालो, 4 दिन के अंदर बाहर आ जाएगा, बेल पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सारे लोग बाहर आ गए, सारे बेल पे ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में इस पे सीरियस क्राइम बना ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो काम पैसे के लिए किया जाता है उसको जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए।
चीट, ये नकल जो हो रही है या ये जो पेपर लीक होता है, ये पैसे के लिए किया जाता है। जिसने पेपर लीक किया, सोचिए उसने, उसके घर में खुद ही 5 लोग डॉक्टर बन चुके हैं पेपर लीक के। उसके घर में 5 डॉक्टर हैं, वो 5 के 5 इसी के माध्यम से तरीके से हो गए हैं। और क्या इलाज कराते हो? और क्या इलाज करेगा, क्या इलाज करवाएगा? सरकारी नौकरी जाएगा, खामखा वो पूरी वेतन लेता रहेगा। और प्राइवेट में जाएगा तो दाहिने पैर का ऑपरेशन, बाएं पैर का ऑपरेशन कर देगा, पेट में कैंची छोड़ देगा, कुछ और कर देगा। ये हो रहा है, ये इसका दुष्परिणाम है। इस पेपर लीक के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब ये पेपर लीक हत्या के समान अपराध होना चाहिए, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। इस पेपर लीक से लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, हवेलियां खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बनवा रहे हैं। इन लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए और इनकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, प्लान्ड क्राइम हो, फाइनेंशियल क्राइम हो, इकोनॉमिक क्राइम हो, जब तक उसमें आप सिटीजनशिप खत्म करने का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ये लोग बड़े बड़े, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, बड़े बड़े वकील हायर कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं 25-25 लाख रुपए का तारीफ उठा के फेंक देते हैं। और जब बड़े दिग्गज वकील आ गए, कानून आपका सड़ा हुआ ही है, सामने से दिग्गज वकील आ गया, कानून की वो कमियां बताया और निकाल के ले गया। यही हो रहा है आज तक। आप बताओ कि किसी एक पेपर लीक करने वाले को कभी आजीवन कारावास हुआ हो? किसी एक पेपर लीक करने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो? किसी एक पेपर लीक करने वाले की सिटीजनशिप खत्म हुई हो? नहीं हुआ है। आप लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई वो भी अपने आप में एक मर्डर के समान है। डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार तो भरोसा सिस्टम से हट जाता है, लोग दोबारा इससे बाहर आ जाते हैं। बोला अब इंजीनियरिंग नहीं बनना, अब मुझे मेडिकल में नहीं जाना, अब मुझे सेना में नहीं जाना, अगर पेपर लीक होने के बाद ये होता है। अच्छा, ये अमीर तो चलो, अमीरों के पास तो ठीक है भाई, उनके पास पैसा है, इस साल नहीं हुआ फिर कोचिंग करा लेंगे, 1 साल तैयारी करा लेंगे। अरे वो गरीब जो चाय की ठेली लगा के अपने बच्चे को कोचिंग करा रहा था, वो जो गांव का किसान अपनी फसल बेच बेच के बच्चे को कैसे भी करके सोच रहा था यार इस बार इसका एडमिशन हो जाएगा तो पढ़ के निकल आएगा, हमारा कैसे सहारा बनेगा, वो जो मजदूर, वो किसान, वो झुग्गी में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ई रिक्शा, उसको सोचिए ना, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो सोच रहा था कैसे भी करके यार इसका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद 4 साल के बाद इंजीनियर बन जाएगा, 5 साल के बाद डॉक्टर बन जाएगा, हमारे घर की स्थिति बदलेगी, हमारी परिस्थिति बदलेगी। उसका जरा सोचिए ना वो क्या कर रहा है, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, ये बताया जा रहा है, उस पिता पे क्या गुजर रहा होगा। ये बताया जा रहा है कि ये सब कोचिंग माफिया किस तरह से कुलकर्णी का नाम आ रहा है और पूरे देश भर में ये रैकेट, महाराष्ट्र हो कि राजस्थान हो कि दिल्ली हो कि बिहार हो, झारखंड हो, ये नेटवर्क पूरी जगह से वो दिख रहा है। मनीष जी, ये दुर्भाग्य है देश का कि आज भी भारत का एजुकेशन सिस्टम नकल माफिया, कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया चला रहे हैं। और स्कूल माफिया इतने पावरफुल हैं कि वो दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम को मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू नहीं करने दे रहे हैं। किताब माफिया इतने पावरफुल हैं कि एनसीईआरटी की किताब स्कूलों में पढ़ाने नहीं दे रहे। प्राइवेट किताब आपको मजबूरी में खरीदनी पड़ती है। हर साल 10,000 की किताब, हर साल 10,000 की किताब, नर्सरी में 10,000 किताब बिक रही है। और कोचिंग माफिया इतने पावरफुल हैं कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए मजबूरी में आपका बच्चे का 12वीं में 99% आ जाए, बिना कोचिंग के वो पास ही नहीं हो सकता। ये कोचिंग माफियाओं ने, जो लगभग इनका 5 लाख करोड़ का कारोबार चल रहा है कोचिंग का, 5 लाख करोड़ का कोचिंग का कारोबार भारत में चल रहा है सारा मिला, मतलब उसमें सब ट्यूशन फीसन और फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, जूलॉजी वाला, बॉटनी वाला, ऐसा सब मिला जुला लीजिए, 5 लाख करोड़ का कारोबार चल रहा है। 5 लाख करोड़ का, मैं रिपीट कर रहा हूं। और ये सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने उधर से सिस्टम से ऐसा मिक्सिंग कर लिया है, तालमेल बैठा लिया है कि जो तुम 10वीं 12वीं में पढ़ाना है पढ़ा लो, तुम्हारा बच्चा कितना भी टॉपर हो, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 99 नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी में तभी जाएगा जब वो कोचिंग करेगा, मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन तभी होगा जब कोचिंग करेगा, और क्वेश्चन भी वैसा ही सेट होगा, क्वेश्चन ऐसा सेट होगा जो पढ़ाया नहीं जाता। मैं तो कह रहा हूं, आप मुझे बताओ ऐसा क्या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का, बंगाल बोर्ड का, बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये पूरी इंडस्ट्री फल फूल क्यों रही है? उन्होंने हाईजैक कर लिया। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है कि भारत में 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। जो 10वीं 12वीं में पूछा जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछिए, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछना है वही 10वीं 12वीं में पढ़ाइए। ये खेल बंद करिए।
लोगों का घर बिक जा रहा है, लोगों की दुकानें बिक रही हैं, लोगों को लोन लेना पड़ रहा है, परिवार टूट रहा है। लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं कि काम धंधा छोड़ करके बच्चों के साथ जो है वो कोटा में रुके हुए हैं, कहीं और रुके हुए हैं। शर्म की बात है कि जिस देश में शिक्षा मुफ्त थी उस देश में एजुकेशन लोन चल रहा है, लोन लेके कोचिंग कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना कोचिंग के बच्चा जाएगा नहीं। ये चल रहा है इस देश में। तो जो संभ्रांत लोग तो चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साल बर्बाद हो गया, मिडिल क्लास बर्बाद हो रहा है, लोअर मिडिल क्लास बर्बाद हो रहा है, सब के सब जो है पूरी तरीके से। और कितना मानसिक तनाव होता है। बच्चा रोज 14-14 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई किया और पता चला उसका पेपर ही लीक हो गया। जी लो, अब फिर एक साल पढ़ाई करो। डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, लोग जो है मानसिक बीमारियां बढ़ रही है बच्चों की। इसका आप देखिए ना, लार्जर रेमिफिकेशन ये केवल पेपर लीक नहीं हुआ है, लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। लोग मेंटली इसमें टॉर्चर हो रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, फाइनेंशियली टॉर्चर हो रहे हैं। ये पूरा टॉर्चर है। इसलिए कहता हूं, अरे आप मुझे बताइए मनीष जी, अगर एक रेलवे बोर्ड है ना दिल्ली में, इस एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल नहीं चल सकता है क्या? क्यों नहीं चल सकता? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है कि इस पे 5% टैक्स, इस पे 8% टैक्स, इस पे 12%, सामान के हिसाब से टैक्स निर्धारित हो सकता है। अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता क्या? फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, हिस्ट्री का एक हो सकता है, ज्योग्राफी का एक हो सकता है। काहे लिए सीबीएसई में कुछ अलग पढ़ाना, आईसीएसई में कुछ अलग पढ़ाना, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ाना, बिहार बोर्ड को कुछ अलग पढ़ाना? अरे इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है। अपना जो राज्य है, जिसका जो लैंग्वेज है, वो अपने हिसाब से सिलेबस बना सकता है। 1990 के दशक तक जब तक हम लोग थे, हम लोग समय कोचिंग होती नहीं थी। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, कोचिंग का कोई नामो निशान नहीं था। 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, थोड़ा ट्यूशन ले लेते थे, वहीं आप आसपास के मास्टर जी से जो टीचर पढ़ाते थे उन्हीं से थोड़ा ट्यूशन ले लेते थे, और उसी से लोग इंजीनियर बन रहे थे, उसी से लोग लॉ में क्या वो आईएएस बन रहे थे, कलेक्टर बन रहे थे, कप्तान बन रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया? आईएएस बनना है तो भी दिल्ली में आओ, यहाँ पे कोचिंग करो, कोचिंग करो, आईटी जाना है कोचिंग करो, कोचिंग करो, सब चीज के लिए कोचिंग, बैंक में जाना है कोचिंग करो, कोचिंग करो, क्लर्क बनना है, एसएससी में जाना है कोचिंग करो, बैंक क्लर्क बनना है तो कोचिंग करो, रेलवे में जाना है तो कोचिंग करो। अब ये बताइए कि अब इसका क्या इलाज है? क्या पार्लियामेंट में इसको लेकर के एकदम इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसका मुख्य काम है शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय को इसको संज्ञान लेना चाहिए और इसको मुझे लगता है शीर्ष स्तर से डिसाइड करना चाहिए। अब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। यूनिफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की जरूरत है, वन नेशन वन सिलेबस की जरूरत है, वन नेशन वन करिकुलम की जरूरत है। जो भी पेपर हो, चाहे वो बैंक का पेपर हो, आईआईटी का हो, नीट हो, जेई हो, एनडीए हो, क्लैट हो, वो केवल और केवल एनसीईआरटी की किताब से ही बनना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी किताब, सवाल कहीं और से पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, सवाल कहीं और से पूछ रहे हैं। और इस तरह के क्राइम को हीनियस बता करके इसके ऊपर आजीवन और फांसी की सजा। मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है कि इस बीएनएस में संशोधन किया जाए, बाकायदा यहाँ पे नकल से संबंधित और ये पेपर लीक से लिए एक चैप्टर इसमें जोड़ा जाए और पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। पेपर लीक उम्र कैद, फांसी, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। इसको अपने आप में जघन्य अपराध, 100% प्रॉपर्टी जब्त, सिटीजनशिप खत्म, साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे पिछले चीन, जापान, सिंगापुर में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, भारत में भी एक भी पेपर लीक नहीं होगा। नहीं तो कोई सांसद विधायक हो, कलेक्टर कप्तान कोई हो, अगर हम नियम कानून नहीं बदलेंगे, पेपर लीक होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया कि वर्तमान स्थिति क्या है और क्यों ये जो पेपर लीक माफिया वो बेखौफ होकर के ऑपरेट कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।